हेलो फ्रेंड, विधिगंचल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग के बीच में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में भारतीय दंड संहिता 1860 के 8 महत्वपूर्ण धारा के बारे में बताने वाला हूँ। इन 8 महत्वपूर्ण धाराओं को दोस्तों मैं एक ऐसी घटना से बताने वाला हूँ जिससे आपको समझने में बहुत आसानी हो। दोस्तों, आप लोगों ने 14 जून को हमारे बॉलीवुड के जो अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या के बारे में सुना। दोस्तों, उस आत्महत्या की जांच मुंबई पुलिस कर ही रही थी। तब तक कुछ दिनों बीतने के बाद में बिहार पुलिस के पास एक एफआईआर दर्ज होता है, जो सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी पटना के राजेंद्र नगर थाना में एफआईआर दर्ज करवाते हैं। दोस्तों, उस एफआईआर में 8 महत्वपूर्ण धारा को बताया गया। दोस्तों, इन 8 बातें कौन कौन सी बताई गई थी जो कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया, इसको जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, जो लॉ के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनना। जो आम नागरिक हैं उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी इस वीडियो को अंत तक सुनना। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए मैं हर किसी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक सुनना। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। दोस्तों, आप लोग जब मेरी वीडियो पे कमेंट करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 14 जून को जो ये आत्महत्या की घटना जब हुई थी, उसके बाद से पुलिस इसमें जांच पड़ताल करने लगी थी, मुंबई पुलिस। लेकिन उसके बाद पटना के राजेंद्र नगर थाना में सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने एक एफआईआर दर्ज करवाया। उस एफआईआर में 8 महत्वपूर्ण धारा को बताया गया है। दोस्तों, उन 8 महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है, जिससे कि हमें आसानी होगा इस केस को भी समझने में और इन धाराओं को हमें जानने में। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इन धाराओं को मैं बता दूं कि दोस्तों, भारतीय दंड संहिता 1860 के धारा 120 बी, धारा 306, धारा 341, धारा 342, धारा 380, धारा 406, धारा 420 और धारा 506 के तहत एफआईआर दर्ज करके पटना पुलिस मुंबई में जांच करने गई थी। दोस्तों, इसके बाद तो अब इसमें सीबीआई जांच भी होने लगी है, ईडी की भी जांच होने लगी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात हो जाती है, जो लॉ का स्टूडेंट है या आम नागरिक को जानने के लिए, कि जब ये केस आत्महत्या की थी तो इसमें 8 धाराएं कैसे आ गई। दोस्तों, इन 8 धाराओं को मैं आसानी से आपको बताने वाला हूं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक सुनना। दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एक एक धारा को देखते हैं कि इन धाराओं को किस नाम से हमारे भारतीय दंड संहिता 1860 में बताया गया है। दोस्तों, सबसे पहले आता है धारा 120 बी, आपराधिक षड्यंत्र का दंड। इसके बाद आता है धारा 306, आत्महत्या के लिए उकसाना। इसके बाद आता है धारा 341, गैर कानूनी तरीके से रोकना। धारा 342, गलत तरीके से बंधन। इसके बाद आता है धारा 380, आवास गृह में चोरी। इसके बाद आता है धारा 406, विश्वास का आपराधिक होना। इसके बाद आता है धारा 420, धोखाधड़ी व बेईमानी से संपत्ति को हड़पना। इसके बाद अंतिम जो धारा था 506, आपराधिक धमकी। दोस्तों, आप समझ सकते हैं इन 8 धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। दोस्तों, जब ये 14 जून को जब ये घटना हुई थी तो सारी दुनिया को पता था कि ये आत्महत्या है। लेकिन इसमें जब सुशांत सिंह राजपूत के जब पिताजी थे, उन्होंने जब एफआईआर दर्ज कराया तो दोस्तों, इन सारी धाराओं को निकलने के बाद बहुत सारी नई बातें निकल के आई। तो दोस्तों, इन धाराओं को समझना बहुत जरूरी है। जो लॉ का स्टूडेंट है, मैं बार बार उनको बोलूंगा कि दोस्तों, आप लोग इसको बहुत ही आराम से सुनना। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है। जब ऐसी घटना हो जाती है तो इन धाराओं का मतलब क्या होता है जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हम एक एक धारा को क्या बातें लिखी गई है और उसमें क्या पनिशमेंट, उसमें कितनी सजा दी गई है, इन सारी बातों को हम एक एक करके जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे धारा 120 बी को, आपराधिक षड्यंत्र का दंड। जो कोई मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि के कठिन कारावास से दंडनीय अपराध करने के आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होगा, उसे धारा 120 बी का दोषी माना जाएगा। दोस्तों, इसमें सजा जो है जिस प्रकार के अपराध में शामिल उसके दंड के अनुसार दंडित किया जाएगा। दोस्तों, इसके बाद आता है धारा 306, आत्महत्या के लिए उकसाना।
कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है और जो भी इस तरह की आत्महत्या के लिए उकसाता है उसे 306 का दोषी माना जाए। दोस्तों इसमें सजा है 10 वर्ष का कारावास और आर्थिक दंड दिया जाएगा। इसके बाद आता है धारा 341 गैर कानूनी तरीके से रोकना। किसी व्यक्ति को गलत तरीके से नियंत्रित करता है उसे धारा 341 का दोषी माना जाएगा। इसमें सजा है दोस्तों 1 महीने का साधारण कारावास और 500 का आर्थिक दंड। इसके बाद आता है धारा 342 गलत तरीके से बंधक। कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को जानबूझकर बंधक बनाता है या रोकता है उसे धारा 342 का दोषी माना जाएगा। दोस्तों इसमें सजा है 1 वर्ष का कारावास या सिर्फ जुर्माना लग सकता है। दोस्तों इसके बाद आता है धारा 380 आवास गृह में चोरी। कोई व्यक्ति किसी इमारत, तंबू या जलयान जो मानव निवास या संपत्ति की अभिरक्षा के लिए उपयोग में आता हो में चोरी करता है उसे धारा 380 का दोषी माना जाएगा। सजा है दोस्तों इसमें 7 वर्ष का कारावास और आर्थिक दंड दिया जाएगा। इसके बाद आता है दोस्तों धारा 406 विश्वास का आपराधिक हनन। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को विश्वास भरोसे पर संपत्ति दी है और दूसरा व्यक्ति उस संपत्ति का गलत इस्तेमाल करता है या किसी अन्य व्यक्ति को बेच देता है, पहले वाले व्यक्ति को मांगने पर नहीं लौटाता, वह दूसरा व्यक्ति धारा 406 का दोषी माना जाएगा। दोस्तों इसमें सजा है 3 वर्ष का कारावास और आर्थिक दंड दिया जाएगा। दोस्तों इसके बाद आता है धारा 420 धोखाधड़ी या बेईमानी से संपत्ति को हड़पना। इस धारा को 3 भागों में दोस्तों हम बांटकर समझेंगे। सबसे पहले इसमें जो है धोखा, दूसरा है किसी मूल्यवान संपत्ति या किसी भी महत्वपूर्ण चीज को सील करने या उसके आकार प्रकार में बदलाव करने के लिए या उस संपत्ति को नष्ट करने के लिए बेईमानी की भावना से किसी अन्य व्यक्ति को प्रेरित करना। तीसरी बात है दोस्तों इसमें कोई धोखाधड़ी या बेईमानी करने के लिए किसी व्यक्ति की आपराधिक मनस्थिति। दोस्तों कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ बताई गई इन तीनों बातों में से कोई बात करता है उसे धारा 420 का दोषी माना जाएगा। दोस्तों इसमें सजा है 7 वर्ष का कारावास और आर्थिक। दोस्तों इसमें जो लास्ट जो सेक्शन है, जो धारा है, वो आपराधिक धमकी की है। यदि कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति को आपराधिक धमकी देता है जैसे जान से मारना, शरीर को आग से जलाना, संपत्ति को आग से जलाना, रेप करने की, अपनी बात मनवाने के लिए आपराधिक धमकी देना, उसे धारा 506 का दोषी माना जाएगा। दोस्तों इसमें सजा जो है 2 भागों में बांटा गया है। दोस्तों पहला है मृत्यु या गंभीर चोट के लिए 7 वर्ष या आर्थिक दंड या दोनों हो सकता है। दोस्तों दूसरी बात है इसमें दूसरी पनिशमेंट दूसरी प्रकार की मृत्यु या गंभीर चोट छोड़ के किसी और प्रकार के अपराध में अगर कोई व्यक्ति धमकी देता है तो उसे 2 वर्ष या आर्थिक दंड या दोनों दिया जा सकता है। दोस्तों आपने अभी इन 8 महत्वपूर्ण धाराओं को बहुत ही आसान शब्दों में समझा। दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इन 8 धाराओं को समझने में बहुत आसानी होगी। दोस्तों अब आप समझ सकते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में जब आत्महत्या वाली घटना होती है और उनके पिताजी जब एफआईआर दर्ज करवाते हैं तो उसमें 8 धाराएं लगती है। दोस्तों अभी तो इसमें बहुत कुछ बाकी है। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जब ये घटना हुई थी तो दोस्तों मुंबई पुलिस इसमें जांच करने लगी। उसके कुछ दिनों के बाद पटना पुलिस भी इसमें एफआईआर दर्ज करके जांच करने गई। इसके बाद ये मामला दोस्तों सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में अभी हल्फनामा दायर ही हुआ था, अभी उसमें कार्रवाई चल रही थी कि दोस्तों इसमें सीबीआई और ईडी की भी पूछताछ और जांच चालू हो गई। दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में सिर्फ इसलिए बताया, ये घटना से जुड़ी हुई एफआईआर में जो बातें जो धाराएं जो लिखी हुई थी इसलिए बताया कि दोस्तों आपको जब ऐसी घटना होने पे इन धाराओं का मतलब क्या होता है दोस्तों इसको जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों जो मैंने आपको ये बातें बताई वो बातें आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगी दोस्तों। तो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो पे कमेंट जरूर करना, बताना कि आपको ये बातें कितना महत्वपूर्ण रही। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं तो दोस्तों मेरे विधि ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर करना।
दोस्तों आप लोग मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, आप लोग ऐसे ही मेरे विधि ज्ञान चैनल को और मुझे सपोर्ट करते रहिए। दोस्तों मैं आपको अभी बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के बीच में लेकर आने वाला हूं। दोस्तों आपको मेरी इस वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।